हमें योसी गिन्सबर्ग नाम के आदमी से मिलवाया जाता है। योसी एक अमेरिकन सोल्जर है जिसे ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है। योसी ने आज तक बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल किया है, इसीलिए उसे मुश्किल जगहों में सरवाइव करना बहुत अच्छे से आता है। योसी का बचपन से एक सपना है, वो ये कि वो अमेज़न के जंगल में जाए और वहाँ सरवाइव करके जिंदगी के असली एडवेंचर के मजे उठाए। अमेज़न जंगल जहाँ इंसान का नामो निशान भी मुश्किल से मिलता है। जंगल जाने से पहले योसी वहाँ के एक करीबी गांव में जाता है जहाँ से बोट में बैठकर उन्हें जंगल में जाना था। वहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। सब लोग बोट में बैठ जाते हैं और जैसे ही बोट वहाँ से चलती है, पीछे से एक आदमी इनको रुकने का इशारा करता है। वो आदमी भी इनके साथ जाने वाला था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाने की वजह से बोट में नहीं बैठ पाया। योसी बोट रुकवाकर उस आदमी को भी अपने साथ ले लेता है और यही छोटी सी मदद इन दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। इस आदमी का नाम प्रोफेसर मार्कस स्टाम है, जो प्रोफेशन से एक टीचर है। मार्कस को भी ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए जल्दी ही दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग बोलिविया नाम के एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पहले से बहुत सारे लोग थे। ये लोग भी जंगल में अपनी हॉलिडेज मनाने आए हुए हैं। योसी और मार्कस को जंगल में सरवाइव करने के बाद जंगल की दूसरी साइड से निकलना था, इसीलिए ये दोनों पास वाले एक विलेज में कुछ दिन स्टे करने वाले थे। इस विलेज में मार्कस का एक दोस्त केविन गेल रहता है। मार्कस योसी को केविन से मिलवाता है। केविन एक अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर है। वो अब तक लगभग पूरा साउथ अमेरिका ट्रैवल कर चुका है, इसलिए उसका जंगल में आना जाना लगा रहता है। इन तीनों का बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है क्योंकि तीनों ही ऐसी जगहों में जाने में काफी इंटरेस्टेड हैं। अगली सुबह जब योसी अकेले ही उस विलेज में घूम रहा था, तभी पीछे से एक अनजान आदमी योसी को उसके नाम से आवाज लगाता है। योसी हैरान हो जाता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता है। आदमी का नाम कार्ल रूप्रेस्टर है। वो योसी से पूछता है, क्या तुम अमेज़न जंगल में जाना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। कार्ल कहता है, जंगल के बीच एक इंडियन कबीला है जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई भी रिश्ता नहीं हुआ। उनके बारे में कोई नहीं जानता और मैं वहाँ जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल योसी को आदिवासियों के साथ उसकी एक पिक्चर भी दिखाता है, जिसे देखकर योसी को उस पर यकीन हो जाता है। योसी उस कबीले के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे जंगली लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। बेवकूफ योसी इस बात से अनजान है कि ये आदमी कौन है और बिना वजह मेरी मदद क्यों कर रहा है। योसी कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लेता है। घर आकर योसी ये सारी बात मार्कस और केविन को भी बताता है। वो वहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। योसी बताता है कि अगर हम लोग कार्ल के साथ जाएं, तो हम उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी इंसान ने नहीं देखा। मार्कस जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? तुम किसी अनजान इंसान पर कैसे यकीन कर सकते हो? अगर उन लोगों को किसी इंसान ने नहीं देखा तो कार्ल वहाँ क्या करने गया था? उसने उनके साथ पिक्चर कैसे बनवाई? योसी उन्हें बताता है कि कार्ल जंगल में सोना ढूंढने जाता है। जंगल में एक नदी है जहाँ बहुत सारा सोना है। अगर हम वहाँ जाएं तो वापसी पर हमारे पास बहुत सारा सोना हो सकता है और हम बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन केविन और मार्कस किसी भी हाल में कार्ल पर यकीन नहीं कर सकते थे। योसी उन्हें यकीन दिलाता है, ये कहते हुए कि कल तुम दोनों कार्ल से मिल लो। अगर तुम्हें कोई शक नजर आया तो हम लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। अगली सुबह ये सभी लोग कार्ल से मिलते हैं। इस बार कार्ल अपने साथ जंगल का मैप भी लाया था। वो बताता है कि जंगली लोगों का कबीला अपोलो नाम की जगह पर है, जो घने जंगल के बीचों बीच है। वो कहता है, हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उससे पहले का सफर हमें एक प्लेन से शुरू करना होगा। कार्ल इन सभी को जंगल के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता है, जो सुनकर केविन और मार्कस को भी कार्ल की बातों पर यकीन हो जाता है। और अब ये चारों जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ ये लोग उस कबीले से जाकर मिलेंगे जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इन सभी का सफर बहुत लंबा है, इसलिए जाने से पहले चारों अच्छी तरह तैयारी करते हैं। जाने से पहले योसी, केविन और मार्कस एक शॉप पर थे जहां वो तीनों एक मैप देख रहे थे। थोड़ी ही देर में कार्ल भी वहां आ जाता है। वो इन तीनों को जंगल में सरवाइव करने की एक खास टिप बताता है। वो कहता है, जंगल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नदी है। नदी के साथ चलते चलते कहीं न कहीं तुम्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। अगली सुबह सारा ग्रुप प्लेन में बैठकर अपना सफर शुरू कर देता है। प्लेन से उतरते ही उनके सामने था हरा भरा लेकिन खौफनाक अमेज़न जंगल। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। काफी देर पैदल चलने की वजह से सभी बहुत थक गए थे, इसलिए वहीं कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। कार्ल उनको बताता है कि जिस कबीले से हम लोग मिलने जा रहे हैं, दिखने में तो वो पत्थर के जमाने के लगेंगे, लेकिन वो लोग हमसे बहुत स्मार्ट हैं, हमसे पावरफुल हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं।
वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। थके होने की वजह से सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन अचानक मार्कस चीख कर उठता है। उसे लगता है कि किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। सब घबरा जाते हैं। कार्ल टॉर्च ऑन करता है तो पता चलता है कि वो तो एक बटरफ्लाई थी। अच्छी बात ये थी कि बटरफ्लाई खतरनाक नहीं थी, इसलिए बिना किसी परेशानी के अगली सुबह ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में योसी और केविन रात वाली बात पर मार्कस का काफी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक बटरफ्लाई से डर गया था। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भी ये रुकते नहीं और अपना सफर जारी रखते हैं, क्योंकि अगर ये रुक जाते तो शायद बीमार हो जाते। काफी देर बाद जब बारिश रुकी तो ये सभी रुककर आग जलाते हैं और अपने कपड़े सुखाते हैं। इस मुश्किल जंगल में कार्ल अपनी सर्वाइवल नॉलेज से ग्रुप को जिंदा रहना भी सिखा रहा था। इसी दौरान इन्हें जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर इनके आसपास हो। सब भागने को तैयार होते हैं, लेकिन सामने जो होता है वो जानवर नहीं बल्कि एक लोकल आदमी था जो अपनी गाय लेकर गांव जा रहा होता है। वो आदमी उनको अपने गांव आने की दावत देता है। गांव वाले जंगल वाले नहीं थे, बल्कि आम लोग थे। शहर के लोग उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे, इसीलिए गांव वाले बहुत खुश हुए। वे अच्छा स्वागत करते हैं, उन्हें खाने पीने का सामान देते हैं। वहाँ ये लोग उनके कल्चर्स को बहुत पसंद करते हैं। गांव के लोग कार्ल को पहले से जानते थे, इसलिए सभी आपस में घुल मिल जाते हैं। रात यहीं गुजारने के बाद अगली सुबह वे सफर शुरू करते हैं। आगे जाते हुए कार्ल को एक बंदर दिखाई देता है। कार्ल चुपके से बंदर पर शूट करता है। गोलियां बंदर को लगती हैं, लेकिन वो मरता नहीं, इसलिए कार्ल बंदर के पास जाकर उसे चाकू से मार देता है। इस जगह जंगल के जानवरों का शिकार करना इलीगल था, लेकिन जंगल में सरवाइव करने के लिए कार्ल को ऐसा करना पड़ा। मार्कस कार्ल के इस काम से डर जाता है, जिस पर कार्ल हंसते हुए जवाब देता है, जंगल में गोली जाया नहीं करते। अब इन लोगों ने एक बंदर का शिकार कर लिया था, इसलिए रात होते ही कैंप लगाकर वो उसी बंदर को खा लेते हैं। इन्हें जंगल में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन लगातार चलने की वजह से मार्कस के पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब ये मार्कस के जूते उतारते हैं तो पता चलता है कि उसके पैर बुरी तरह खराब हो चुके हैं। कार्ल जल्दी से मार्कस के पैरों पर साथ लाई हुई एक मेडिसिन लगाता है। मार्कस के पैर इतने खराब हो गए थे कि उन्हें ठीक होते हुए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कार्ल इनको मशवरा देता है कि हमें कुछ दिन यहीं रुक जाना चाहिए। जैसे ही मार्कस थोड़ा बेहतर होगा तो हम दोबारा से अपना सफर शुरू कर देंगे। लेकिन योसी और केविन किसी भी हाल में यहाँ इंतजार नहीं करना चाहते थे। वो जंगली लोगों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। केविन को भी अपने आर्टिकल में जंगली लोगों के बारे में लिखना था, इसलिए वो भी किसी हाल में यहाँ रुकने को तैयार नहीं था। योसी उन्हें मशवरा देता है कि हमें एक क्राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कार्ल ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि नदी का सफर बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि वो जंगली मछलियों का शिकार नहीं बनना चाहता। वो बताता है कि नदी यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। वहाँ से क्राफ्ट में जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन योसी और केविन के बार बार जिद करने पर ये लोग नदी के सफर के लिए मान जाते हैं। अब ये तीनों जंगल से अच्छी अच्छी लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं और एक अच्छी सी क्राफ्ट तैयार करके अपना सफर शुरू कर देते हैं। कार्ल अब भी उनको आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था, साथ ही वो उन्हें लीड भी कर रहा था, क्योंकि इन तीनों में से सिर्फ कार्ल ही था जिसे जंगल के सभी रास्ते मालूम थे। पहले तो ये सभी नदी का सफर एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी का बहाव तेज होने लगा। कार्ल ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर हम अभी नदी से बाहर नहीं निकले तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन योसी और केविन अब भी इसी जिद पर थे कि उन्हें नदी के रास्ते ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। पानी के तेज बहाव से उनकी क्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ने लगा था। इसी वजह से कार्ल और केविन के बीच बहस भी शुरू हो जाती है। कार्ल जबरदस्ती क्राफ्ट को किनारे तक ले आता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे इससे भी ज्यादा खतरा है। किनारे पर आकर ये लोग अपना कैंप लगाते हैं और रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। कार्ल उन्हें बताता है कि आगे नदी का बहाव और भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम लोग सुबह होते ही जमीन से ही अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन योसी और केविन को अभी भी लगता है कि नदी का सफर ही अच्छा है, क्योंकि कई दिनों से चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन्हें अब पैदल चलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए योसी मार्कस से इस बारे में मशवरा मांगता है। अब तक मार्कस के पैर भी काफी हद तक ठीक हो चुके थे। मार्कस उन्हें बताता है, मैं जानता हूँ कार्ल पहले भी जंगल आता जाता रहा है, उसे जंगल में सरवाइव करना आता है। वो अपने साथ साथ हमें भी जिंदा रहने में मदद दे सकता है। तुम लोग मेरी मानो तो हमें कार्ल के साथ ही आगे जाना चाहिए। योसी और केविन की जिद की वजह से
अब ये चारों दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। कार्ल उनको जंगल का मैप दिखाता है और इनके बीच ये फैसला होता है कि आज से 3 दिन बाद ये लोग घने जंगल के बीचों बीच कुरिप्साया पॉइंट पर मिलेंगे। अब योसी और केविन नदी के रास्ते आगे जाने वाले थे, जबकि मार्कस और कार्ल जंगल के रास्ते। दोनों ग्रुप सुबह होते ही अपना सफर शुरू कर देते हैं। योसी और केविन बहुत रिलैक्स थे, क्योंकि पहले तो नदी का सफर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी का बहाव तेज होने लगा। पानी इतना तेज था कि क्राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पानी का तेज बहाव उन्हें रास्ते से दूसरी तरफ ले गया। दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनके क्राफ्ट के सामने आ गया, जिससे दोनों क्राफ्ट के साथ वहीं अटक गए। नदी में जैसे तूफान सा आया हुआ था। जल्दी ही उन्हें कुछ करना था, वरना दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते। योसी बहुत पैनिक हो चुका था। उसकी हालत देखकर केविन ने उसे हौसला दिया। उसने कहा, योसी, मैं किसी तरह जंप करके किनारे तक जाता हूँ। बाहर जाकर मैं तुम्हारे लिए रस्सी फेंकूंगा, जिससे पकड़कर तुम भी बाहर आ जाना। लेकिन योसी केविन को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तब केविन योसी को हौसला देता है और पानी में कूद जाता है। केविन पानी में डूबता हुआ काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार किनारे तक पहुंच जाता है। इस बीच उसे बहुत सारी चोटें भी लग चुकी थीं और उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। अब वो योसी को बचाने के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन उससे पहले ही पानी का तेज बहाव उनकी क्राफ्ट को तोड़ देता है। टूटी हुई क्राफ्ट के साथ योसी भी पानी में बहता हुआ आगे निकल जाता है। योसी को बहुत सी चोटें लग रही थीं। केविन, जो उसे बचाने वाला था, ऊंची आवाज में चिल्लाता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। योसी पानी के साथ बहुत आगे निकल चुका था। केविन योसी को ऐसे जाता हुआ देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो नदी के साथ साथ योसी का पीछा करता है, लेकिन योसी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर हम योसी को देखते हैं, जो काफी मुश्किलात के बाद किसी तरह किनारे तक पहुंच चुका था। वो बहुत परेशान हो चुका था। बुरी बात ये थी कि उसके पास अब कोई सामान नहीं था। उसका बैग भी पानी में खो गया था। थोड़ी देर बाद योसी को अपना बैग पानी में बहता हुआ दिखाई देता है। वो एक बार फिर पानी में उतरकर किसी तरह बैग को बाहर निकाल लाता है। बैग में उसे थोड़ा बहुत सामान मिलता है, जो उन्होंने सर्वाइवल के लिए साथ लाया था। उसमें कुछ पेन किलर्स भी थीं, जिन्हें खाकर योसी की तबीयत कुछ बेहतर होती है। थोड़ी देर बाद जब योसी ने खुद को संभाला, तो वो केविन की तलाश में जंगल में निकल गया। वो ऊंची ऊंची आवाजें दे रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। काफी देर ढूंढने के बाद केविन कहीं नहीं मिला। तब योसी कार्ल का दिया हुआ मैप खोलता है। उसे सही से मैप पढ़ना आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी कार्ल के बताए तरीके से उसने मैप देखा। फिर उसने मैप पर एक पॉइंट लगाया और पॉइंट को फॉलो करके वो अपना सफर शुरू कर देता है। योसी ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से उसकी बॉडी कमजोर होने लगी। तभी उसकी नजर एक फल के पेड़ पर जाती है। योसी फल तोड़ने के लिए उस पर चढ़ता है, लेकिन वहाँ पड़ा सांप योसी को देखकर उस पर हमला कर देता है और योसी उसके साथ नीचे गिर जाता है। अच्छी बात यह थी कि योसी सांप के काटने से बच गया। सांप के नीचे गिरते ही योसी पास पड़ा पत्थर उठाता है, फिर वो सांप को मार देता है। योसी के पास अब रात के खाने के लिए कुछ था। उसमें एक सांप भी था, जिसे वो रात होते ही खा भी लेता है। योसी को अब भ्रम, इल्यूजन आने लग गए थे। थका हारा योसी रात को सोने की कोशिश करता है। तभी उसे मार्कस की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो मार्कस उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मार्कस को देखकर योसी की जान में जान आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही योसी मार्कस के पास जाता है, उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। असल में मार्कस वहाँ था ही नहीं। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसकी मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उसे लगता है कि कोई जंगली जानवर उसके आसपास घूम रहा है। योसी बहुत ज्यादा डर गया। जानवर के हमला करने से पहले ही योसी आग जला देता है। आग देखते ही वो जंगली जानवर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह योसी के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। जब उसने अपने सिर पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि उसका सिर एक तरफ से सूजा हुआ है। उसे त्वचा के अंदर कुछ चुभन सी महसूस हुई। तभी पता चला कि उसकी स्किन के अंदर एक कीड़ा घुस गया है। योसी अब उसे निकालने के लिए सिर पर छोटा सा कट लगाता है और कीड़े की दुम पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद योसी फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें खाकर उसे थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हुए योसी को कुछ टूटी हुई लकड़ी के घर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले कोई कबीला आबाद था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। योसी को लगा कि ये जगह उसके आराम करने के लिए सही है, इसलिए वो आग जलाकर वहीं बैठ जाता है। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। जब उसने अपने जूते उतारे तो पता चला कि इतने दिनों तक लगातार चलने की वजह से उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। जख्मों से खून भी निकल रहा था।
योसी अब ज्यादा सफर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह तक उसकी हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। वो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ जंगल से बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। थोड़ा आगे जाने पर उसे इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे ये देखकर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद नजर आई। योसी को लगा कि ये उसके दोस्त केविन के निशान होंगे। वो उन निशानों का पीछा करने लगता है। सीन कट होता है और हमें केविन दिखाया जाता है, जो पिछले कई दिनों से जंगल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुछ जंगलियों ने उसे देख लिया। उन्होंने केविन को बचाकर अपने गांव ले गए। कुछ दिन बाद जब केविन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो सीधा पुलिस के पास गया योसी की मदद के लिए। केविन ने अफसर को पूरी कहानी बताई। अफसर ने केविन की बात मानते हुए योसी की तलाश के लिए जंगल में एक प्लेन भेजने का फैसला किया। योसी को जंगल में जिंदा रहते हुए अब 14 दिन हो चुके थे। उसकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका है। तभी ऊपर से उसे पुलिस के भेजे हुए प्लेन की आवाज सुनाई दी। योसी पूरी ताकत के साथ एक लाल कपड़ा लहराने लगा ताकि प्लेन उसे देख सके। मदद के लिए योसी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख नहीं पाई। योसी की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वापस आकर अफसर बताते हैं कि उन्हें जंगल में कहीं भी योसी नहीं मिला। केविन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो एक बार फिर अफसर से योसी की तलाश के लिए विनती करता है। अफसर कहते हैं अगर कोई 5 दिन तक जंगल से बाहर न आए तो उसे मरा हुआ माना जाता है, और योसी को गए 14 दिन हो चुके हैं। वो अब जरूर मर चुका होगा। लेकिन केविन को अब भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि योसी जिंदा है। अब उसने तय किया कि उसे खुद ही अपने दोस्त की मदद के लिए जंगल जाना होगा। केविन दोबारा गांव जाता है, जहां वो एक ऐसे स्थानीय आदमी से मिलता है जिसे जंगल के हर रास्ते की पूरी जानकारी थी। केविन उस आदमी से कहता है कि वो योसी की मदद के लिए उसके साथ चले, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भी अब यकीन था कि योसी शायद मर चुका होगा। केविन हार नहीं मानता। वो उस आदमी को पैसे देने की पेशकश करता है। आखिरकार वो आदमी मान जाता है और केविन के साथ चलने को तैयार हो जाता है। उधर योसी की हालत बेहद खराब थी। वो मौत के बिल्कुल करीब था। जिंदा रहने की उम्मीद लगभग छोड़ चुका था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। जब वो जाकर देखता है तो सामने एक जंगल की औरत खड़ी होती है। योसी को देखकर वो औरत डर जाती है, लेकिन योसी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे वो औरत उस पर यकीन कर लेती है, उसके पास आकर लेट जाती है और दोनों नींद में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब योसी की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो औरत वहां थी ही नहीं। वो तो बस उसका एक इल्यूजन था। ये देखकर योसी अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक बार फिर उठ खड़ा होता है। सामने उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी चींटियां चल रही थीं। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। अगर वो अपने शरीर पर चींटियां चलने दे तो दर्द की वजह से उसे थोड़ी एनर्जी मिल सकती है। योसी अपनी शर्ट उतारता है और पेड़ को पकड़ लेता है। जैसे ही चींटियां उसे काटती हैं, दर्द से वो तड़प उठता है, लेकिन उसी दर्द से उसे हिम्मत भी मिलती है। वो चींटियों को अपने शरीर से हटाता है और पूरी ताकत जुटाकर दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद वो नदी तक पहुंच जाता है, जहां जाकर वो थोड़ा आराम करता है। थोड़ी देर बाद योसी एक पेड़ की शाखा से जमीन पर अपने नाम का वाई बना देता है, ताकि अगर कोई उसकी मदद के लिए आए तो उसे पता चल जाए कि योसी यहीं कहीं है। इतने में उसके पास से एक कछुआ गुजरता है। योसी बहुत भूखा था। वो जल्दी से एक पत्थर उठाता है ताकि कछुए को मारकर खा सके, लेकिन अगले ही पल उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे जाने देता है। थोड़ी देर बाद घना अंधेरा छा जाता है। योसी को उम्मीद थी कि सुबह तक शायद उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि अब उसके शरीर में जरा सी भी ताकत बाकी नहीं थी। वो हार चुका था और इतने दिनों में कोई मदद के लिए आया भी नहीं था। इन्हीं सोचों में उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह एक चमत्कार होता है। केविन उसी जगह पहुंच जाता है। वो जमीन पर बने वाई को देख लेता है और समझ जाता है कि योसी यहीं आसपास है। केविन को उम्मीद थी कि योसी यानी उसका दोस्त यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे योसी का कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे केविन को लगने लगा कि शायद उसका दोस्त अब इस जंगल में मर चुका है। निराश होकर वो वापसी का फैसला करता है। जाते वक्त वो नाव का जनरेटर चालू करता है, जिसकी आवाज पास में ही बेहोश पड़े योसी तक पहुंचती है। उसकी आंख खुल जाती है और वो बुरी हालत में भी जोर जोर से केविन को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन लहरों के शोर और जनरेटर की गड़गड़ाहट में योसी की आवाज केविन तक नहीं पहुंच पाती। केविन नाव में बैठकर वहां से लौट रहा होता है और योसी बेबस होकर उसे दूर जाता हुआ देखता है। उस पल वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। केविन टूटे दिल के साथ आखिरी दफा पीछे मुड़कर देखता है। तभी पीछे उसे योसी नजर आता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन
यकीन नहीं हो रहा था कि योसी उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। केविन, जिसने इतने दिनों बाद भी अपने दोस्त को बचाने के लिए इतनी दूर तक सफर किया था, अब सोच भी नहीं सकता था कि योसी जिंदा है और ठीक उसके सामने मदद के लिए चिल्ला रहा है। केविन जल्दी से उस आदमी को नाव वापस मोड़ने को कहता है। नाव जैसे ही किनारे पहुंचती है, केविन भागता हुआ योसी के पास आता है। योसी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जैसे जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो। आदमी और केविन दोनों हैरान थे कि योसी इतने दिनों बाद भी जिंदा है। वो तुरंत उसे नाव में लेकर गांव की ओर लौटते हैं। गांव पहुंचते ही लोग योसी को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अमेज़न के जंगल में पूरे 2 हफ्ते तक अकेले जिंदा रहा था। योसी दुनिया का पहला इंसान बना जिसने इतने दिनों तक अकेले जंगल में सरवाइव करके जिंदा बाहर निकलने का कारनामा किया। और यही कहानी योसी गिन्सबर्ग की एक सच्ची कहानी है। मूवी के एंड में हमें कार्ल के बारे में बताया जाता है कि कार्ल एक साइकोपैथ किलर था, जिसने किसी बुरे इरादे की वजह से योसी, केविन और मार्कस को अपने साथ जंगल में आने की दावत दी थी। मार्कस और कार्ल कहां गए, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। योसी और केविन की किस्मत अच्छी थी कि उन दिनों उन्होंने पहले ही अपना रास्ता बदल लिया था। और इसी के साथ ये बेस्ड ऑन ट्रू मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।